Hello friends, myself Javed Faruqi, expert of History Optional, History General Studies। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने इतिहास करंट अफेयर्स सीरीज प्रीलिम्स 2023 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो ऐसे सभी बच्चे दोस्तों जो लोग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि हमारे अनअकैडमी यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस कोर्स की सीरीज़ के बाकी क्लासेस का भी आपने काफ़ी फ़ायदा लिया होगा। ये सारे ही टॉपिक जो मैंने सीरीज़ में आपको पढ़ाए वो आपके एग्ज़ाम के लिए अपकमिंग 2023 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में एक बार फिर से दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम उड़ीसा में मिला 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। तो ये टॉपिक दोस्तों इस बार आपके एग्ज़ाम में आर्ट एंड कल्चर खंड में प्रीलिम्स में दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप लोग इसे बेहतर ढंग से तैयार करके जाएंगे दोस्तों। आप लोग क्लास को कवर करने के साथ ही साथ आप लोग एक बार पॉज करके नोट्स भी बना लें जिससे कि आप अपने नोट्स को अपडेट कर पाएँ, अंतिम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएँ दोस्तों। चलिए फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों के सामने रख दूं। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, ये मेरा नाम जावेद फारूकी। ये दोस्तों ये मेरी पोजीशन अनअकैडमी पर। आई एम वन ऑफ द मास्टर्स एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। ये दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस विथ वेरियस इंडियाज renowned इंस्टीट्यूट एंड परफॉर्म 200+ सिलेक्शंस and I am expert of history optional, history for general studies, social issues, social justice and current affairs. This is the my referral code फारूकी सर 10। दोस्तों ये मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड के माध्यम से आप अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन पे 10% का फ्लैट डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। ये रहा दोस्तों मेरा इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो जैसा दोस्तों आपको पता है, कोर्स का नाम उड़ीसा में मिला 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप। अब दोस्तों ये देखेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित हम लोग किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। तो उन पहलुओं की एक बार लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि ये टॉपिक चर्चा में क्यों है। इसके बाद दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर भी बात कर लेंगे। इस टॉपिक से संबंधित अन्य पहलुओं पर भी बात करना है हम लोगों को। आगे दोस्तों बात करेंगे स्तूप के बारे में, क्योंकि जब दोस्तों उड़ीसा में 1300 साल पुराना स्तूप अगर मिल सकता है तो पूरा का पूरा स्तूप टॉपिक ही आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ हम लोग मुख्य बिंदुओं के बाद, यानी कि जो करंट में जिस वजह से चर्चा में है उस वजह को पढ़ने के बाद हम लोग स्तूप के कुछ बेसिक या स्टैटिक पार्ट पर भी एक बार डिस्कशन करेंगे, जिसमें स्तूपों के बारे में वास्तुकला, उसके प्रकार, उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास क्रम, और फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे उसके संबंधित एक प्रश्न पर भी लास्ट में बात कर लेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये बात करते हैं कि स्तूप आर्किटेक्ट चर्चा में क्यों है। दोस्तों उड़ीसा से मिला ये स्तूप चर्चा में क्यों है, आइए देखते हैं दोस्तों चर्चा में क्यों। दोस्तों एएसआई ने हाल ही में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास 1300 साल पुराने एक बौद्ध स्तूप की खोज की है। ये खनन कार्य के दौरान ये स्तूप के दोस्तों कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस अवशेष को यानी कि इस खबर को दोस्तों इंडिया के सबसे टॉप न्यूज़पेपर द हिंदू ने भी अपने पेपर में जगह दी है। देख सकते हैं आप लोग 27 फरवरी 2023 को अपने पेपर में इसे जगह दी गई है। लिखा हुआ है एएसआई स्टम्बल्स अपॉन 1300 years old Buddhist stupa at Khondalite stone mining site in Orissa. State-run Orissa Mining Corporation was excavating Khondalite stone for their using in the 3,000 crore ambitious project to transform Puri into a World Heritage City. तो आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा ही दोस्तों ये नए प्रकार का विवाद भी इसके साथ खड़ा हो गया है। हम लोग इस स्तूप के मिलने से ही दोस्तों एक एएसआई वर्सेस डेवलपमेंट और एक तरीके से टूरिज्म डेवलपमेंट के बीच दोस्तों एक नए प्रकार का विवाद भी है। उस विवाद को भी समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इससे दोस्तों जुड़ा हुआ पर्यावरणीय मसला भी है, उस पहलू पे भी बात करेंगे, एक एक करके समझते हैं। तो ये वह स्थान है जहाँ से पुरी में 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण परियोजना हेतु खोंडालाइट पत्थरों की आपूर्ति की गई थी। दोस्तों विवाद ये है कि जिस स्थान से ये स्तूप की प्राप्ति हुई है वो जगन्नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण दोस्तों जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वहाँ से जो खोंडालाइट पत्थरों की जो आपूर्ति की जा रही है उस मंदिर के डेवलपमेंट में या दोस्तों उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में या जो उस मंदिर का निर्माण किया गया है इस दोस्तों जगह से ही जहाँ से ये स्टोन्स मिल रहे हैं वहीं पे दोस्तों ये बौद्ध स्तूप की भी खोज हुई है।
यहाँ खोंडालाइट पत्थर का खनन होता है। यह एक रूपांतरित चट्टान है, इसका उपयोग पूरी जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में किया जा रहा है, किया गया था। यह दोस्तों वर्तमान समय में भी जो 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 प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं खोंडालाइट स्टोन की वजह से ही दोस्तों डेवलप किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि इस टॉपिक में न केवल दोस्तों स्तूप इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बल्कि एएसआई भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जिन जिन बात की चर्चा यहाँ पर एक बार हुई है, उन सारे टॉपिक को आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे। जैसे जगन्नाथ मंदिर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और दोस्तों आपके लिए स्तूप तो इम्पॉर्टेंट है ही है। खोंडालाइट स्टोन के बारे में भी दोस्तों आप लोग एक बार ज्योग्राफी में एक बार इसको पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एएसआई दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उससे क्या क्या उपलब्धियाँ रही हैं, क्या क्या उसके भारत में कार्य हैं, वो भी आप लोग एक बार डिटेल में ज़रूर पढ़ लें। मेरा सजेशन है, पर्सनली एडवाइस है आपको कि आप इस टॉपिक को ज़रूर देख लें। अब आइए दोस्तों समझते हैं कि इस टॉपिक से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हो सकते हैं। तो जैसा आपको पता है, ये स्तूप दोस्तों लगभग ऐसा अजूम किया गया है एएसआई के द्वारा कि ये स्तूप लगभग 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता था, और ये 7वीं या 8वीं शताब्दी में किसी समय में इसका निर्माण किया गया होगा, यानी कि लगभग गुप्तोत्तर काल के आसपास में स्तूप का निर्माण किया गया होगा। गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल में स्तूप का निर्माण किया गया होगा। यह एक जगह है दोस्तों परभदी। परभदी जो एक जगह है जो ललितगिरी के पास, बड़ा फेमस प्लेस है दोस्तों ललितगिरी उड़ीसा में। उस परभदी के पास से ही दोस्तों एक एक बौद्धिस्ट कैंपस है, यहाँ जहाँ से दोस्तों बौद्धिस्ट बहुत सारे मोनेस्ट्री यानी कि मठ वगैरह या स्तूप वगैरह पाए गए हैं। उस परभदी से ही दोस्तों ये प्लेस भी पाए गए हैं। देखिए, एक पत्थर के ताबूत के अंदर बुद्ध के अवशेष वाले एक विशाल स्तूप की खोज कर ललितगिरी बौद्ध स्थल को 3 साइटों ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी में सबसे पवित्र माना जाता है। यानी कि ललितगिरी दोस्तों काफ़ी पवित्र माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर पत्थर के ताबूत के अंदर बुद्ध के संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारे अवशेष प्राप्त किए गए हैं। ये वो पर्टिकुलर जगह है दोस्तों परभदी, जो कि देखिए उड़ीसा के प्रभादी स्थल में हुई है दोस्तों स्तूप की खोज। ये ललितगिरी के अंतर्गत जो प्रभादी स्थल है, वहीं पर यह स्तूप की खोज हुई है। इसलिए दोस्तों ललितगिरी या परभदी आपके लिए प्लेस भी एक बार इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन प्लेसेस के बारे में भी जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इस खोज के साथ एएसआई साइट को अपने कब्जे में ले सकता है। एएसआई ने पहले ही सुखुआपाड़ा जैसे कई स्थलों को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी कि दोस्तों ऐसे क्षेत्र जो कि पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अपने देश की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सारे स्थलों को एएसआई अपने कब्जे में ले सकती है। और पूरे चांसेस हैं दोस्तों के ललितगिरी और परभदी क्षेत्र को भी जल्दी ही ऑक्युपाइड कर लिया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत पुराना मामला नहीं है। तो इसलिए इसको भी ऑक्युपाइड एएसआई द्वारा ऑक्युपाइड करने का पूरे ही चांसेस हैं। तो विवाद का मसला एक्चुअली यही है कि ये डेवलपमेंट वर्सेस एएसआई, यानी कि चूँकि जो एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जगन्नाथपुरी मंदिर के आसपास, जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है खोंडगिरी के आप सॉरी दोस्तों खोंडालाइट चट्टानों से, तो उसका एक बड़ा मसला आ सकता है। समस्या यह है कि ये क्षेत्र खोंडालाइट खनन क्षेत्र है एवं आबाद योजना में खोंडालाइट पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ ही जो मैंने अभी आपको बताया कि जो टूरिज्म एक हब डेवलप किया जा रहा है, उसका नाम आबादा है, मतलब आगुमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़ एंड द डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्ट नाम से दोस्तों गवर्नमेंट की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की। तो ये योजना दोस्तों कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। इस योजना को लेकर के, यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट और दोस्तों एएसआई के बीच में एक नए प्रकार का एक विवाद भी यहाँ पे, मतलब एक प्रकार का दोस्तों ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि एएसआई द्वारा स्थलों को अपने कब्जे में लेने से आबादा योजना का कार्यान्वयन प्रभावित होगा। उड़ीसा सरकार ने आबादा योजना के लिए इतने करोड़ रुपए, यानी कि 3,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आबादा योजना मठ विकास, अथर नाला विकास परियोजना, पूरी झील विकास, जगन्नाथ वल्लभ तीर्थ केंद्र आदि को भी लागू कर रही है। यानी कि दोस्तों ये सारे के सारे एक प्रोजेक्ट के तहत, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि टूरिज्म प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों ये सारे के सारे डेवलप करने की योजना है। चलिए दोस्तों, ये रही कुछ बेसिक बातें, मुख्य बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब मुख्य बिंदुओं के बाद एक बार हम लोग स्तूप के बारे में बात कर लेते हैं कि स्तूप कैसे आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसका स्टैटिक पार्ट को भी समझ लें, चूँकि स्तूप की खोज हुई है। तो इसलिए दोस्तों एक बार स्तूप से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, स्तूप वास्तुकला यानी कि स्तूप आर्किटेक्ट की बात करें तो स्तूप एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। स्तूप एक बेलनाकार ड्रम है जिसमें शीर्ष गोल अंडाकार हर्मिका और छत्र होता है। दोस्तों स्तूप एक्चुअली एक उल्टे कटोरे के आकार के एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है दोस्तों, बुद्धिस्ट स्मारक है जो बौद्ध धर्म में, जिसका बड़ा ही पवित्र
स्थान है दोस्तों, काफ़ी इनका महत्व होता है। और एक प्रकार से दोस्तों एक पूजा गृह के तौर पर, यानी कि पूजा स्थल के रूप में स्तूपों का महत्व दोस्तों बौद्ध धर्म में देखने को मिलता है। स्तूप के अंतर्गत, एक स्तूप की वास्तुकला के अंतर्गत कई सारे चीज़ें होती हैं, कई उसके पहलू हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दोस्तों एक वेदिका होती है जो चारों तरफ दीवार होती है स्तूप के। इसमें दोस्तों स्तूप का एक अंड वाला पार्ट होता है, ये एग वाला पार्ट है दोस्तों, जो गोल उल्टे कटोरी की आकृति का जो हिस्सा होता है इसको अंड कहते हैं दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों एक हर्मिका होती है आप देख सकते हैं कि ये एक हर्मिका है। ये हर्मिका दोस्तों टीले के से ऊपर चौकोर रेलिंग होती है, स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। यानी कि दोस्तों स्तूप से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सॉरी दोस्तों, जिस देवता से संबंधित दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें संबंधित होती हैं वो इसी हर्मिका में ही रखी जाती है, इसलिए ये स्तूप का सबसे पवित्र हिस्सा होता है। इसके ऊपर दोस्तों एक यष्टि होती है जो एक केंद्रीय स्तंभ होता है दोस्तों, एक पिलर टाइप का होता है जिस पर छतरियाँ टिकी होती हैं दोस्तों। तो ये यष्टि हो गई, ये छतरी होती है, ये दोस्तों हर्मिका हो गई, ये स्तूप गुंबद हो गया, ये दोस्तों हो गया आपकी वेदिका, और ये हो गया दोस्तों 4 तोरण द्वार। जैसा आप देख सकते हैं कि ये दरवाजे होते हैं, द्वार होते हैं, जिसको तोरण द्वार कहता है। ओके, तो वेदिका जो है स्तूप के चारों ओर विस्तृत दीवार होती है दोस्तों। तो ये स्तूप के कुछ प्रमुख अंग हैं जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, यष्टि, छत्र, अंडाकार, हर्मिका और ये सब चीज़ें। अब स्तूप में दोस्तों सामग्री की अगर बात करें तो स्तूप का मुख्य भाग जो होता है वो कच्ची ईंटों से बना होता है, जबकि बाहरी सतह पक्की ईंटों और बाद में चल करके दोस्तों पत्थरों से भी बनाए गए, जिन्हें बाद में प्लास्टर और मेधी की एक मोटी परत से ढक दिया गया था। और तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था। जिन तोरण को लकड़ी की मूर्तियों से सजाया गया था उनको बाद में सब पत्थरों से बना दिया गया। कुछ स्तूपों को दोस्तों बहुत आगे के काल में बहुत तरह से रिनोवेट भी किया गया, उनमें पत्थर की वेदिकाएं भी बना दी गई। और ऐसे दोस्तों बहुत सारे स्तूप भारत में डेवलप किए गए थे प्राचीन काल के शासकों के द्वारा संरक्षण में। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तूप सांची का स्तूप है दोस्तों। अब इस स्तूप के प्रकारों की बात करें तो सामान्य रूप से स्तूप के 4 प्रकार माने जाते हैं दोस्तों। वो पहला प्रकार है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप वो स्तूप होता है जिसमें भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के महापुरुषों के शरीर के अवशेषों को, यानी कि दोस्तों उनकी मृत्यु के बाद जो उनके शरीर से संबंधित जो राख वगैरह थे, उन शरीर के अवशेषों को दोस्तों जब रख करके हर्मिका में रख करके जो किसी स्तूप का निर्माण किया जाता है तो उसे शारीरिक स्तूप कहते हैं। स्तूपों के सभी प्रकारों में शारीरिक स्तूप का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। दूसरे प्रकार का स्तूप पारिभौतिक स्तूप भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म के प्रमुख शिष्यों को, उनके जो प्रमुख महापुरुषों के या भगवान बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के उपयोग में लाने वाली वस्तुओं को रख करके जब कोई स्तूप का निर्माण किया जाता है तो ऐसे स्तूप को पारिभौतिक स्तूप कहते हैं। तीसरे प्रकार का दोस्तों उद्देशिक स्तूप होता है। ये भगवान बुद्ध से संबंधित किसी भी स्थान पर बनाए जा सकते हैं, यानी कि उनके जीवन से संबंधित किसी भी स्थल पे, यानी कि जहाँ पर उनको पहली बार ज्ञान की प्राप्ति हुई या उन्हें पहली बार उपदेश दिया, जहाँ महानिर्वाण हुआ, ऐसे किसी भी स्थल से संबंधित जब कोई स्तूप बनाया जाता है तो उसे उद्देशिक, और जब श्रद्धालुओं के द्वारा किसी भी स्थान पर स्तूप बनाया जाता है तो वो दोस्तों संकल्पित जो है स्तूप कहलाता है। संकल्पित स्तूप का महत्व सबसे कम होता है और शारीरिक स्तूप का महत्व सबसे अधिक होता है। स्तूपों के विकास क्रम की बात करें तो प्राचीन काल में दोस्तों स्तूपों के विकास की सबसे पहले शुरुआत महाजनपद काल से होती है, जब भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 हिस्सों में बांट करके उस समय के 8 अलग अलग राजतंत्रों या गणतंत्रों के शासकों ने उनके शरीर को, इतने ज़्यादा लोकप्रिय थे, उनके शरीर का जो राख का दोस्तों जो अवशेष था उसे 8 हिस्सों में बांट करके 8 जगह स्तूप बनाए गए थे। इन 8 स्तूप में से दोस्तों 7 तो विलुप्त हो गए हैं, कहाँ बने कहाँ चले गए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों इसमें से एक स्तूप जो है, जो बचा और शेष बचा रह गया, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में पिपरहवा स्तूप दोस्तों शेष बचा रह गया है, और अन्य सारे स्तूप विलुप्त हो चुके हैं। ये स्तूप का सबसे प्रारंभिक स्वरूप है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पिपरहवा स्तूप है जो कि 8 में से एक बचा हुआ है। इसके बाद महाजनपद काल के बाद स्तूपों के निर्माण की प्रक्रिया आगे मौर्य काल में खूब ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि मौर्य काल में शासक ग्रेट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को न केवल राजकीय संरक्षण बनाया बल्कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने की कोशिश भी की। बौद्ध धर्म को अत्यधिक राजकीय संरक्षण देने के कारण, और ऐसा कहा भी जाता है कि अशोक ने
धरती पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनमें से दोस्तों 84,000 स्तूप तो नहीं मिले हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वर्तमान समय में जितने भी स्तूप भारत में हैं, उनमें से उन स्तूपों की नींव रखने का काम मौर्य शासक अशोक के या मौर्य शासकों के द्वारा किया गया है। अधिकतर स्तूप दोस्तों ये माना जा सकता है कि अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ कि वो मौर्य काल में शुरू किए गए। मौर्य काल में दोस्तों जो तीन प्रमुख स्तूपों की नींव रखी गई, जो तीन प्रमुख स्तूपों की बात कर रहा हूँ जो रखी गई, वो है सांची का महास्तूप। यह शारीरिक प्रकार का स्तूप है जो बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर निर्मित किया गया है। दोस्तों सांची का स्तूप, चूंकि ये तो बहुत दिनों के बाद का है, तो आप लोग सोचेंगे कि आखिर बुद्ध के मृत्यु के काफी दिनों के बाद बना है तो अवशेष कहाँ से मिले। तो ऐसा कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि अशोक ने कुछ जो 8 प्रकार के स्तूप जो बने थे, उनमें से किसी एक स्तूप का में रखी हुई किसी पवित्र वस्तु को ला करके उसने सांची के महास्तूप का निर्माण करवाया था। दूसरा स्तूप दोस्तों, सांची का दूसरा स्तूप, इसमें बौद्ध धर्म के प्रचारकों की अस्थियों को रखा गया है। और तीसरा स्तूप दोस्तों जो बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षुओं जैसे सारिपुत्र एवं महामोदगलायन के अवशेषों पर बनाया गया है। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल के स्तूपों के बारे में। तो मौर्योत्तर काल में अत्यधिक आर्थिक विकास तथा शीर्ण संघों के अनुदान एवं काफी हद तक राजकीय संरक्षण द्वारा स्तूप कला के विकास का यह चरमोत्कर्ष काल है। चूंकि दोस्तों मौर्योत्तर काल में न केवल कुछ हद तक राजकीय संरक्षण मिला, बल्कि सबसे ज्यादा बौद्ध स्थापत्य को संरक्षण मिला दोस्तों उस समय के श्रेणियों के द्वारा, यानी कि वैश्य वर्ग के द्वारा। और संभवतः दोस्तों वैश्यों ने ही इस समय खूब मौर्य स्थापत्य बौद्ध धर्म के स्थापत्य का विकास किया। इस काल में सांची के महास्तूप केवल लकड़ी को हटाकर उसके स्थान पर पत्थर की वेदिकाएं, चारों दिशाओं में तोरण द्वारों का निर्माण, अंड पे पत्थर लगा करके सुंदर पॉलिश की गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि मौर्योत्तर काल में स्तूपों का द्विगुणन यानी कि रिनोवेशन कराया गया। सांची स्तूप के बारे में दोस्तों थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लें, क्योंकि सांची स्तूप सारे स्तूपों में भारत में सबसे सुंदर माना जाता है। तो महान स्तूप की रेलिंग किसी भी कलात्मक सजावट से रहित है। यह रेलिंग केवल मूल पत्थर है जिन पर समर्पित शिलालेख है। 4 अलंकृत द्वार 4 जातक कथाओं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं, प्रारंभिक बौद्ध काल के दृश्यों और विभिन्न शुभ दृश्यों के साथ उकेरे गए हैं। स्तूप की वेदिकाओं तथा तोरण द्वार की बड़ेरियों पर भगवान बुद्ध के जीवन की जातक कथाओं एवं उनसे लौकिक जीवन से संबंधित विभिन्न मूर्तियों का निर्माण किया गया है। अच्छा, 1989 में इस स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि 1989 में सांची के स्तूपों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। मौर्योत्तर काल के स्तूपों के निर्माण में यूनानी कोरिंथ शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। मौर्योत्तर काल, हाँ, तो ये महत्वपूर्ण बात ये है कि दोस्तों मौर्योत्तर काल के जो स्तूपों का जो निर्माण किया गया था, उस निर्माण में यूनानी कोरिंथ शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि दोस्तों इस समय मौर्योत्तर काल में जो विदेशी कलाओं का प्रभाव हुआ, यानी कि जो विदेशी कलाएं दोस्तों भारत में आई, उसमें से एक कोरिंथ शैली भी थी जो ग्रीक शैली का एक हिस्सा था। स्थापत्य की कोरिंथ शैली का प्रभाव भी सांची स्तूप पे देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद कुछ और भी स्तूपों का डेवलपमेंट इस समय हुआ, जिसमें से एक प्रमुख स्तूप है भरुत स्तूप, जो मध्य प्रदेश के सतना में भरुत स्तूप का निर्माण शुंग शासकों के संरक्षण में ही किया गया, यानी कि ये भी मौर्योत्तर काल का ही एक स्तूप। भरुत स्तूप का निर्माण भी सम्राट अशोक ने ही किया था। स्तूप का प्रवेश द्वार, उसकी कुछ संरचनाएं, घेराव और रेलिंग का निर्माण मौर्योत्तर काल के दौरान हुआ। एक पत्थर की रेलिंग एवं 4 तोरण से बेहद खूबसूरत बनाया गया। दोस्तों ये स्तूप आज भले ही अपने पूर्ण रूप में दोस्तों ना बचा हो, यानी कि ये काफ़ी हिस्सा इसका टूट चुका है, केवल उसके कुछ अवशेष बचे हुए हैं, लेकिन इस स्तूप को भी शुरुआत में अशोक के समय में और बाद में पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इसको काफ़ी रिनोवेशन कराया गया। पर्यटक आज 4 तोरणों में से सिर्फ एक को ही देख सकते हैं, क्योंकि 3 का अस्तित्व नष्ट हो चुका है। रेलिंग में भगवान बुद्ध के जीवन कथा को उकेरा गया था। भरुत बौद्ध स्तूप के प्रवेश द्वार पर शिलालेख स्थापित है जो पुष्यमित्र शुंग के पुनर्निर्माण को दिखाता है। उसके निर्माण में गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली को भी देख सकते हैं। यानी कि इस स्तूप के निर्माण में गांधार और मथुरा कला की शैली की मूर्तियों को भी शामिल किया गया है दोस्तों। ओके, इसके अलावा गुप्त काल में भी दोस्तों कुछ स्तूपों का निर्माण हुआ, लेकिन अब गुप्त काल तक आते आते स्तूपों के निर्माण में काफ़ी गिरावट आ गई, कलात्मक रूप में काफ़ी गिरावट आ गई। गुप्त काल में दोस्तों सारनाथ ईंटों से निर्मित धमेक स्तूप का निर्माण किया गया है। यह स्तूप कलात्मक रूप से काफ़ी पिछड़ा है, परंतु फिर भी उसमें कुछ अपनी विशेषताएं हैं।
जैसे ये ईंटों से निर्मित स्तूप काफ़ी ऊंचाई पे बनाए गए हैं और इसकी दीवारों पे दोस्तों आले तरह सुंदर ज्यामिति अलंकरण किए गए हैं, जिसकी कुछ विशेषताएं बताती हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ आले हैं जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई थी और इन दीवारों पे दोस्तों ज्योमेट्रिकल डिजाइन भी बनाई गई। तो ये गुप्त का ये भी ऐसा माना जाता है कि ये स्तूप का भी निर्माण अशोक के समय में ही कुछ कुछ हुआ था, बाद में इसको रिनोवेट किया गया था। ओके, तो ये रहा दोस्तों स्तूपों के डेवलपमेंट के बारे में, विकास क्रम के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपको क्लास समझ में आई होगी। अब हम लोग एक बार एक अंतिम बात दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पे बात कर लेते हैं। प्रश्न मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, कमेंट करके आप लोग ज़रूर इसका आंसर कीजिएगा। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके इसका आंसर करें। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध स्तूप की लाक्षणिक विशेषता या विशेषताएं हैं? यानी कि प्रश्न ये है कि इनमें से कौन कौन सी बौद्ध स्तूप स्थापत्य की लाक्षणिक विशेषता या विशेषताएं हैं? अंड, हर्मिका, यष्टि या छतरी? चलिए आप लोग आंसर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड डे, टेक केयर, बाय।